टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, फंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर पूरी कैलकुलस को आपको समझना है और अगर आपको रियल के अंदर मैथ्स को समझना है, कुछ रियल में इस पे बड़ा अचीव करना है ना, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन। आईआईटी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना आप आगे के टॉपिक नहीं समझ पाओगे, ठीक है? तो इसको बहुत ध्यान से समझना। सो टॉपिक इज फंक्शन। पहले एकदम इनिशियल लेवल पर लेते हैं। पहले मैं सेट की फॉर्म में फंक्शन को समझाता हूं। ए इज ए सेट, बी इज अनदर सेट, ठीक है? एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एफ सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन होगा। कब? इफ नंबर वन, देखो इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ले रहा हूं, A1 A2 A3, यहां पर B1 B2 B3 B4। नंबर वन रूल, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैव इमेज इन सेट बी, मतलब ए के हर एलिमेंट की बी में इमेज होनी चाहिए। मतलब A1 के इसमें कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, A2 की भी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, A3 भी किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए, पहली चीज। एंड नंबर टू, एक तो हर एलिमेंट की इमेज हो, एंड एवरी एलिमेंट हैव सिंगल इमेज इन सेट बी। मींस एक तो हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और हर एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए। मींस A1 सिर्फ B1 से जुड़ सकता है, मतलब सिंगल किसी नंबर से जुड़ सकता है। वो जो नहीं कि यहां पर B1 ही हो, वो B2 से भी कनेक्ट हो सकता था, या B3 से या B4 से। सेकंड, A2 की भी सिर्फ वन इमेज होगी, B3 कोई भी एक नंबर इमेज होगा। ऐसे A3 की भी सिंगल इमेज होगी। अब जरूरी नहीं है कि वो किसी से भी जुड़ सकता है A3, मैंने वापस B3 से ही जोड़ दिया। तो ये नहीं हो रहा कि भाई ये टू एलिमेंट इससे जुड़ रहे हैं। देखो हमारी पहली कंडीशन क्या थी? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव इमेज इन सेट बी। तो हर एलिमेंट की इमेज आ रही है, A1 की इमेज B1, A2 की इमेज B3, A3 की इमेज B3, सबकी इमेजेस आ रही है। एंड एवरी एलिमेंट हैव सिंगल इमेज इन सेट बी, हर किसी की सिंगल इमेज आनी चाहिए। मींस A1 की इमेज B1, A2 की B3, A3 की B3, किसी की टू इमेजेस नहीं आई। इसको यूं भी लिख सकता हूं, f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B। f सेट A से सेट B में एक फंक्शन है। इसको लिखने का तरीका होता है, जब रिलेशन में क्या लिखते थे, R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। फंक्शन में क्या लिखेंगे? f इज ए फंक्शन फ्रॉम A टू B। और किस तरह से होगा कि f ऑफ A1 इज इक्वल टू B1, A1 की इमेज B1 है, f A2 इज इक्वल टू B2, सॉरी f A2 इज इक्वल टू B3, A2 की इमेज B3 है, एंड f A3 इज इक्वल टू B3। तो आपके पास में हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और हर एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए। ये बेसिक फंक्शन की सेट की फॉर्म में डेफिनेशन है। जैसे ये A सेट है, ये B सेट है, तो सेट की फॉर्म में डेफिनेशन है, ठीक है? नोट इट डाउन। तो देखो ये अपने पास में बेसिकली फंक्शन है। अभी हम बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं अभी फंक्शन की। अब देखो हुआ क्या, इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B, देन देखो A का हर एलिमेंट जुड़ रहा है। तो अगर रिलेशन वाला डोमेन याद हो तो A के जो एलिमेंट जुड़ते हैं वो डोमेन होते हैं। तो यहां पर A के तो हर एलिमेंट ज्वाइन हो रहा है, तो डोमेन क्या हो गया? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज सेट A, क्योंकि हर एलिमेंट जुड़ जाएगा। को डोमेन इज सेट B एंड रेंज इज सेट ऑफ इमेजेस, और जो रेंज है वो सेट ऑफ इमेजेस है। कैसे? एक एग्जांपल देकर के समझाता हूं। पहले A मेरे पास में एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, B सेट है उसमें एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? और f इज ए फंक्शन फ्रॉम A टू B, f A से B में फंक्शन है। और किस तरह से है कि fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1। सो f1 is equal to
2 इंटू, देखो इन एलिमेंट्स की इमेजेस निकालेंगे, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1, F2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस 1, F3 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 माइनस 1 5, F4 इज इक्वल टू 2 4 जा 8 माइनस 1 7। तो हुआ क्या, आपके पास जब इस फंक्शन की बात करते तो फंक्शन में कौन कौन आया, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 5 एंड 4 की इमेज 7। दिस वन इज अवर फंक्शन। अब यहां पर डोमेन क्या है, ए इज द डोमेन, बी इज को डोमेन। ये फिक्स है, कभी फंक्शन ए से बी में जा रहा है, किसी भी एक सेट से दूसरे में जा रहा है तो फर्स्ट सेट डोमेन होगा, सेकंड सेट को डोमेन। और जो रेंज की बात कर रहे हैं अगर अपन, तो रेंज इज सेट ऑफ इमेजेस, मतलब 1 3 5 और 7। अब एक रूल और याद रखना, रेंज जो है ना वो हमेशा को डोमेन का सबसेट होती है। रेंज इज सबसेट ऑफ को डोमेन एवरी टाइम, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ को डोमेन। तो देखो 1 3 5 7 ये एलिमेंट इसी सेट के ही तो होंगे, 1 3 5 और 7। तो क्या है, रेंज जो है वो इस सेट बी का सबसेट है, हमेशा फिक्स है ये, ठीक है, नोट इट डाउन। अब हम बात करते हैं सेट ए और ए से बी में कितने फंक्शन हो सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। मान लो हमारे पास में नंबर ऑफ फंक्शंस की बात कर रहा हूं मैं, अगर ए सेट में मेरे पास में एलिमेंट है x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, n एलिमेंट्स है, एंड बी सेट में हमारे पास में एलिमेंट है y1 y2 y3 एंड सो ऑन ym, तो हमें ए से बी में फंक्शंस निकालने हैं। तो अगर आप ध्यान दो, ए सेट मैंने इधर लिख दिया, बी सेट हमने यहां ले लिया। ए में एलिमेंट है x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, बी में है y1 y2 y3 एंड सो ऑन ym। अब अगर मैं बात करता हूं इस x1 की, तो x1 किससे, x1 के कनेक्शन के लिए कितने एलिमेंट है, y1 y2 y3 y4 y5 y6 एंड सो ऑन, पूरे के पूरे m एलिमेंट है भाई। इस वन एलिमेंट की कोई भी इमेज हो सकती है। तो इस फर्स्ट एलिमेंट के लिए m ऑप्शन है, मतलब जैसे अपन परमुटेशन कॉम्बिनेशन में करते हैं ना कि वन एलिमेंट किस, या यूं समझ लो इसके लिए कितने प्लेसेस अवेलेबल है, तो ये सारे प्लेसेस इसके लिए अवेलेबल है। लेकिन जब दूसरे वाले की बात करते हैं तो इसके ये भी किसी से भी कनेक्ट हो सकता है, तो सेकंड के लिए भी कितने एलिमेंट्स अवेलेबल है, पूरे m। थर्ड एलिमेंट के लिए कितने अवेलेबल है, इसके लिए भी पूरे m। तो 3 एलिमेंट के लिए m इंटू m है। तो ऐसे nवें एलिमेंट के लिए भी कितने एलिमेंट अवेलेबल होंगे, ऑल, ये किसी से भी जुड़ जाए, एंड सो ऑन। लास्ट वाले के लिए भी m, तो ये कितनी बार आया, n टाइम। तो इसलिए अगर एक सेट में xn एलिमेंट है, दूसरे में ym एलिमेंट है, तो इस सेट से इस सेट में टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे m इंटू m इंटू m इंटू m इंटू m, कितनी बार, n टाइम। तो यूं लिख सकता हूं m की पावर n, मींस इस सेट से इस सेट में टोटल जो फंक्शंस बन सकते हैं वो होंगे m की पावर n, क्योंकि इसमें m n एलिमेंट है और इसमें m एलिमेंट है। ठीक है, इस लॉजिक को आपको रिपीट करना, दोबारा समझना, देन यू विल बी, तो ये आपके लिए एकदम 100% क्लियर हो जाएगा, यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके, नोट इट डाउन। और एक एग्जांपल और ले लेता हूं फिर इसके बाद में समझने के लिए। अब एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं इसे। ए सेट में मेरे पास में एलिमेंट है ओनली 2, 1 एंड 2। बी सेट में हमारे पास में एलिमेंट है 4 5 6। तो अब मुझे देखना है ए से बी में कितने फंक्शन आएंगे। फार्मूले से करो तो डायरेक्ट निकल जाएगा हमारा आंसर, पर अभी हम फार्मूले से नहीं करके एक बार वो चेक कर रहे हैं कि हमने जो आंसर निकाला वो राइट है या नहीं। तो देखो ए सेट के अंदर एलिमेंट लिए 1 2, बी में ले लिए 4 5 6। हमने क्या करा, 1 और 2 दोनों को ही ओनली 4 से कनेक्ट कर दिया, इट इज ए फंक्शन फर्स्ट। सेकेंड 1 2 4 5 6, 1 और 2 दोनों को ही 5 से कनेक्ट कर दिया, सेकेंड फंक्शन। नंबर 3 1 2 4 5 6 दोनों को ही 6 से कनेक्ट कर दिया। अब दोनों एलिमेंट सेम से कनेक्ट हो, ये हमारे
थ्री फंक्शन पॉसिबल थे, हमने 3 बना लिए। अब दोनों एलिमेंट डिफरेंट से कनेक्ट हो, A एंड B, 1 2 4 5 6, 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5, कितना हो गया? नंबर 4th। नेक्स्ट 1 2 4 5 6, 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 6, 5th रिलेशन फंक्शन। 6th 1 2 4 5 6, 1 की इमेज 5, 2 की इमेज 6, 7th रिलेशन 1 2 4 5 6, 1 की इमेज 5, 2 की इमेज 4, 8th रिलेशन 1 2 4 5 6। अब देखो 1 और 2 की डिफरेंट इमेजेस आ रही है। अभी हमने 1 को 4 से लिया था, 2 को 5 से, फिर 1 को 4 से, 2 को 6 से, अब 1 को 5 से, 2 को 6 से, और फिर 1 को 5 से, 2 को 4 से। अब ले लेते हैं 1 को 6 से, 2 को 4 से, और लास्ट वन 1 2 4 5 6, 1 को 6 से, 2 को 5 से। तो टोटल 9 रिलेशन आएंगे, 9 फंक्शन आएंगे, और वो ये रहे हमारे पास टोटल 9। और ये कैसे निकाल सकते थे इसके नंबर? इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो 3 की पावर 2, यानी कि 9 फंक्शंस आने वाले थे। अगर फार्मूला से लिखते तो ये 9 फंक्शन 3 की पावर 2 बनते। क्लियर? नोट इट डाउन। जो अभी हमने फंक्शन की बात करी वो जस्ट सिंपल सेट ए और सेट बी लेकर के करी है। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन बेसिकली है क्या? सी, फंक्शन बेसिकली एक ही चीज है जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। मतलब आप यहां पर कोई वैल्यू इनपुट कराओगे एंड इट विल कम एज आउटपुट। थोड़ा और समझना भी इसको ध्यान से। अब इनपुट में होता क्या है? इनपुट का मतलब हो गया डोमेन, या कह दो x। तो आप x को फंक्शन में डालते हो जो होता है y इजिकल टू एफ एक्स, तो आपको आउटपुट क्या मिलता है? रेंज। और ये क्या होती है? y। मीन्स आप इनपुट करा रहे हो कोई चीज और आपको आउटपुट मिल रहा है। इसका मैं बड़ा सीधा एग्जांपल लेता हूं, मिक्सर जूसर ग्राइंडर। आप मिक्सर जूसर ग्राइंडर लेकर के आए, आप घर पे लाए थे इसलिए कि जूस और शेक पी सको। आपने मैंगो लाए, इनपुट कराया, मैंगो का शेक निकल गया। आप मौसमी लाए, मौसमी को इनपुट कराया, मौसमी का जूस निकल गया। आप पाइनएप्पल लाए, पाइनएप्पल को इनपुट कराया, पाइनएप्पल का जूस निकल गया। इवन तो आपने क्या किया, गाजर लेकर के आए और गाजर के अंदर आपने चुकंदर भी डाल दिया, आपने और भी कुछ फ्रूट्स डाल दिए, अभी भी शेक निकल गया। जबकि देखो फंक्शन कई थे, गाजर, चुकंदर और एटसेट्रा एटसेट्रा, काफी सारे फ्रूट्स है, और उसके बाद में भी उसका एक मिक्स जूस निकल गया, लेकिन निकला अच्छा जूस एक ही निकलेगा। यानी कि जो मैंने एक वर्ड यूज दिया था, हर एलिमेंट की सिंगल इमेज होगी। तो आपने मल्टीपल फ्रूट डाले लेकिन आउटपुट एक ही आया। ऐसा नहीं है कि आपने कैरेट डाल दी तो कैरेट का जूस अलग निकल गया, और उसमें मान लो भाई आपने पुदीना और डाल दिया तो पुदीने का अलग निकल जाएगा। ऐसा नहीं होगा, वो निकलेगा एक ही। तो इनपुट अगर आप डाल रहे हो, और इनपुट भी कैसा होना चाहिए? वैलिड। वैलिड इनपुट का मतलब क्या हो गया कि जिसके लिए वो जूसर ग्राइंडर बना है, मतलब फंक्शन जिसके लिए बना है वो। मान लो आपका मन हुआ कि यार घर में जूसर मिक्सर ग्राइंडर तो ले आए, लेकिन है ना शुगर केन का जूस लेते हैं, गन्ने का जूस पियेंगे। आप घर के मशीन में गन्ना डाल दो, गन्ने का जूस निकलेगा? मशीन निकल जाएगी। तो क्योंकि वो जो फंक्शन है वो उस गन्ने के लिए बना ही नहीं है, शुगर केन के लिए बना ही नहीं है, तो इसलिए वो वैलिड इनपुट नहीं होगा। तो आपका इनपुट वैलिड होना चाहिए, फंक्शन उसे आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा। इनपुट को ही हम डोमेन कहते हैं और इसी को हम एक्स कहते हैं, और आउटपुट को रेंज कहते हैं, इसी को ही वाई कहते हैं। ठीक है, तो इनपुट इज एक्स डोमेन एंड आउटपुट इज रेंज। अच्छा, वन मोर थिंग, ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो एक्स है ना, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन वाई जो है वो डिपेंडेंट है। और ये डिपेंड किस पे कर रहा है? एक्स पर। भाई आपने यहां से कैरेट डाली है तो उधर कैरेट का जूस ही निकलेगा। ये थोड़ी डाल रहे कैरेट, उधर अनार का जूस निकल जाएगा। तो क्या है, इनपुट पर आउटपुट डिपेंड करेगा। और इनपुट कैसा होना चाहिए? वैलिड। इसी को ही हम कहते हैं डोमेन। अब कैसे इसको और समझाता हूं, ठीक है, पहले इतना नोट कर लो, उससे आपका एकदम माइंड क्लियर हो जाएगा कि क्या है फंक्शन।
नाउ अब आते हैं हमारे पास में रियल डोमेन, या ये समझ लो डोमेन। अब डोमेन को आपको समझना है, यही असली टॉपिक है। जिसको इसकी पहचान होगी ना वो फंक्शन को समझ जाएगा, और डोमेन नहीं समझ में आया तो फंक्शन में अटकते रहोगे। देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन, देन दोज वैल्यूज ऑफ x। अब ये फंक्शन का मतलब ये रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन का मतलब क्या होगा कि x को जो हम वैल्यू देते हैं ना वो रियल ही दे सकते हैं, इमेजनरी नंबर्स की बात नहीं हो रही, आयोटा वायोटा नहीं ले रहे। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ए रियल फंक्शन, देन दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो, आर नॉन एज डोमेन। उन्हें हम डोमेन कहेंगे। मतलब x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन बना था। जैसे वही मिक्सर जूसर ग्राइंडर का एग्जांपल में क्या लेते हैं, डोमेन में क्या क्या ले सकते हो, पाइनएप्पल ले सकते हो, मौसमी ले सकते हो, कैरेट ले सकते हो, और बनाना ले सकते हो कि बनाना का भी शेक बन जाएगा, मैंगो ले सकते हो। तो हम उसके अंदर जो जो इनपुट करा सकते हैं, जिनका जूस निकलेगा या शेक निकलेगा, हम वो सब ले सकते हैं। तो दे आर नॉन एज डोमेन, जिसके लिए वो फंक्शन बना है। अब फंक्शन बना का मतलब क्या है, फंक्शन डिफाइन होने का मतलब क्या है। डिफाइन होने का मीनिंग होता है कभी भी अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए। दुनिया में कोई भी नंबर है उसके अंदर अपॉन में जीरो नहीं आता। अपॉन में जीरो लिखने का मतलब ही फंक्शन नॉट डिफाइन है। अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। अगर अंडर रूट में नेगेटिव नंबर आ गया तो फंक्शन क्या होगा, डिफाइन ही नहीं होगा। लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, बेस में कुछ भी हो, लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। और उसके अलावा लॉग के बेस में, यहां पर कोई भी फंक्शन है, लॉग के बेस में भी हमेशा जीरो से बड़ी वैल्यू आएगी। मतलब बेस में भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, और बेस की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती। ये लॉगरिथम के लेक्चर्स में करवा चुका हूं। अगर प्रीवियस लेक्चर लॉगरिथम के पढ़े हो तो लॉग के अंदर भी कभी बेस में नेगेटिव नंबर नहीं आता और बेस में कभी 1 भी नहीं आता। ऐसे ही बहुत सारे फंक्शन हो जाएंगे, जैसे अंडर रूट में नेगेटिव नहीं है। अब अगर अंडर रूट में 0 तो आ सकता है, पर अगर यही फंक्शन 1 2 3, अभी मैं और लिखवा दूंगा 4, इनके बेसिक्स लिखवाऊंगा, 5th मान लो 1 अपॉन, अब अंडर रूट में फंक्शन है तो अब तो अंदर वाली वैल्यू है उसे 0 से ग्रेटर ही होना पड़ेगा। मतलब मैंने यहां पर कहा था अंडर रूट में नेगेटिव नहीं आता, अब अपॉन में अंडर रूट में है तो अपॉन में तो 0 भी नहीं आएगा। यानी कि अंडर रूट के अंदर ना तो 0 आ सकता है ना ही नेगेटिव आ सकते हैं। वैल्यू सारी की सारी क्या होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। या इसमें भी ये लिख दो, लॉग के अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। मतलब लॉग के अंदर अगर आपने नेगेटिव नंबर डाल दिया ना, या 0 भी डाल दिया तो पॉसिबल नहीं है। तो लॉग के अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब मैं लिखवा दूंगा इन फंक्शंस के डोमेन को, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे उससे रिलेटेड। नोट इट डाउन। अब हम कुछ है ना स्पेशल फंक्शन लिखते हैं और उनके डोमेन लिखते हैं। जो अभी हमने रूल्स लिखे ना उसी के बेस पर ही। जैसे याद रखना, कभी भी फंक्शन इस तरफ लिख रहा हूं और यहां पर इनका डोमेन लिख रहा हूं, ठीक है। पहले समझना है, लास्ट में नोट करना। देखो आपके यहां से फंक्शन कुछ इस तरह से है, 1 अपॉन एफ एक्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि अपॉन वाला नंबर कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो आपका जो डोमेन होगा ना वो हो जाएगा, x को आप सारी रियल वैल्यूज दे सकते हो, लेकिन वो वैल्यू नहीं दे सकते जब अपॉन में क्या आ जाए, 0। मतलब आपके पास आप x को कोई भी रियल नंबर लिख दो, माइनस वो वैल्यू माइनस कर देना x की जहां पर फंक्शन जो है वो 0 बन रहा है, क्योंकि अपॉन में कभी भी 0 नहीं आता। इस चीज को याद रखना, अपॉन में कभी भी 0 नहीं आएगा। नंबर 2, अंडर रूट एफ एक्स। तो यहां पर जो इसका डोमेन आएगा उसमें x की वही वैल्यू आएगी जब फंक्शन की वैल्यू या तो 0 हो जाए या 0 से ग्रेटर हो जाए, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर नहीं आता, नेगेटिव नहीं आ सकता। यानी कि इसमें 0 आ सकता है और ग्रेटर देन 0 आ सकता है। तो आपके पास x की वही वैल्यू आएगी जब फंक्शन की वैल्यू या तो 0 हो या 0 से ग्रेटर हो। नंबर 3 केस,
1 अपॉन अंडर रूट एफ एक्स। अब देखो, आपको पता है अपॉन में जीरो नहीं आता, और ये भी पता है अंडर रूट के अंदर नेगेटिव भी नहीं आता, तो अब डोमेन क्या हो जाएगा? अब डोमेन में x की वो वैल्यू आएगी जब फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो। यहां इक्वलिटी भी खत्म हो गई, क्योंकि अगर इक्वल जीरो हो जाता तो अपॉन में जीरो आ जाता, जो चीज पॉसिबल नहीं है। ऐसे नंबर 4, लॉग के अंदर एफ एक्स, बेस में ई ले रहा हूं मैं एक बारी, जो ही नहीं है कि ई हो, बेस में कुछ भी हो सकता है। तो लॉग के अंदर वाली जो वैल्यू है डोमेन, लॉग के इनसाइड वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। मींस लॉग के अंदर कभी नेगेटिव नंबर नहीं आता, अच्छा, और जीरो भी नहीं आता, ठीक है। ऐसे नंबर 5, लॉग है, यहां पर कोई नंबर है कांस्टेंट और बेस में फंक्शन है, तो इस केस के अंदर डोमेन में क्या होगा? x की वो सारी वैल्यू लिख लेना जब fx की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, फंक्शन जीरो से बड़ा होना चाहिए, और बेस में कभी भी 1 भी नहीं आता। ऐसे ही नंबर 6 केस, सॉरी अब लॉग हटा देता हूं, ये अभी आपने पढ़ा नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आएगा, फिर भी यहां लिख देते हैं साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स, साइन इनवर्स के अंदर एफ एक्स हो, और कॉस इनवर्स ऑफ एफ एक्स, कॉस इनवर्स के अंदर फंक्शन हो, तो इनसाइड वैल्यू डोमेन जो होगा यहां पर x की वही वैल्यू आएगी इन दोनों केसेस के लिए जब फंक्शन की वैल्यू -1 एंड 1 के बीच में हो। आपको ये अगर है ना, ये 6 रूल्स याद हो जाते हैं डोमेन के लिए, तो आप डोमेन निकाल सकते हो। आपको अगर ये 6 रूल्स याद रहते हैं तो जैसे समझ लो दोबारा से, सबसे पहला फर्स्ट फंक्शन था 1 अपॉन एफ एक्स, तो इसमें x की वही वैल्यू आएगी जब अपॉन वाली वैल्यू जीरो नहीं हो, तो सारे रियल नंबर में से x की वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है जब फंक्शन क्या बन रहा है? जीरो, मतलब अपॉन वाली वैल्यू क्या बन रही है? जीरो, हमें उसे रिमूव करना है। नेक्स्ट केस अंडर रूट एफ एक्स, इधर x की वही वैल्यू आएगी जब फंक्शन की वैल्यू या तो जीरो हो या जीरो से ग्रेटर हो, क्योंकि अंडर रूट में जीरो आ सकता है या जीरो से ग्रेटर वैल्यू आ सकती है, जीरो से स्मॉलर वैल्यू पॉसिबल नहीं है। 1 अपॉन अंडर रूट एफ एक्स, तो इसमें अपॉन में अंडर रूट है, तो अंडर रूट के अंदर वाली कंडीशन लगेगी कि जीरो है जीरो से बड़ा, लेकिन अपॉन में होने के कारण से जीरो भी नहीं हो सकता, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो से ग्रेटर होनी चाहिए। ऐसे लॉग के अंदर एफ एक्स है, तो लॉग के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आता और जीरो भी नहीं आता, तो इसलिए एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। लॉग सी बेस एफ एक्स, तो ये तो कांस्टेंट है और ये तो पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। एफ एक्स जो है उसे भी जीरो से ग्रेटर होना पड़ेगा, लेकिन बेस में 1 भी नहीं हो सकता, तो इसलिए एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 1, नॉट इक्वल टू 1। नेक्स्ट, साइन इनवर्स के अंदर कोई फंक्शन हो या कॉस इनवर्स में कोई फंक्शन हो, इस फंक्शन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। ये बेसिकली ज्यादा काम आते हैं, इसलिए मैंने इस वाले फंक्शन को लिखा है। यूं कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स भी लिख सकते हैं, पर वो अभी हमारे यूटिलाइज नहीं होंगे ज्यादा। नोट इट डाउन। सी, सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देन धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। अवर फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू 7 अपॉन एक्स। फर्स्ट इसका डोमेन फाइंड करना है, तो सीधा सा रूल फॉर डोमेन x इज नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। मींस डोमेन में क्या आएगा? डोमेन आ जाएगा सारे रियल नंबर -0। मींस आप x को कोई भी रियल नंबर लिख सकते हो अदर देन 0। डोमेन का मतलब x की वैल्यू, मींस x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है 0 के अलावा, क्योंकि रियल नंबर के सेट में से हमने 0 को रिमूव कर दिया। ऐसे नंबर 2, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 9 अपॉन एक्स माइनस 5। अब डोमेन निकालना है, तो क्या करो, अपॉन वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। आप क्या कर लो, एक बार x माइनस 5 को 0 रख दो, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5। पर हमें पता है ये 0 नहीं होना चाहिए, तो x की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए, तो डोमेन क्या आ गया? सारे रियल नंबर अदर देन 5। मतलब आप x को कोई भी नंबर दे सकते हो, कोई भी रियल नंबर, पर 5 नहीं दे सकते, क्योंकि 5 रख दोगे अगर x की जगह पर, तो 5 माइनस 5 अपॉन में 0 आ जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही नंबर 3, एफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 36। तो सीधा सा रूल फॉर डोमेन एक्स स्क्वायर माइनस 36 को हम एक बार 0 ले रहे हैं,
मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो x इक्वल टू 6 एंड -6। लेकिन हमें पता है अपॉन वाली वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो इसलिए डोमेन में कौन कौन आया, सारे रियल नंबर आप दे सकते हो x को अदर देन 6 एंड -6। मीन्स आप x को ना तो 6 पुट कर सकते हो ना ही -6, क्योंकि 6 या -6 पुट करते ही अपॉन में 0 आ जाएगा। ऐसे वन मोर, फोर्थ, fx इज इक्वल टू 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब देखो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि डोमेन के लिए अपॉन वाले को 0 रख के देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3। अब मुझे पता है यार ये 0 नहीं होना चाहिए और एक्स स्क्वायर -3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो कभी भी किसी रियल नंबर का स्क्वायर -3 होता ही नहीं है, तो ये चीज तो ऑलवेज ट्रू है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी भी -3 हो ही नहीं सकती, तो ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू का मतलब आ गया आपका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा। मींस आप x को कोई भी नंबर लिख सकते, क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर लिख दो अपॉन में 0 आएगा ही नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 3 कभी भी 0 हो ही नहीं सकता, तो डोमेन क्या आ गया, सारे रियल नंबर। ठीक है, अब 1 बाय 1 करके आप एक बार दोबारा से समझ लो अपने आप और देन नोट इट डाउन।